हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पेनल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियोस में हमने देखा कि डाउरी होता क्या है और उसके डेफिनेशन को कैसे लूजली डिफ़ाइन किया गया है हमारे सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। उसके वेरियस क्रिटिसिज्म को समझा और ये समझा कि डाउरी और स्त्रीधन में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्त्रीधन जो है वो बेसिकली सुवेक्षा अनुसार दिया जाता था और उसको सोशल एविल नहीं मानते थे, लेकिन वो कैसे टर्न हुआ डाउरी में और डाउरी एक सोशल एविल बन गया। तो अब हम बात करते हैं आज पेनल्टीज़ के बारे में। जो एक्ट में वेरियस पेनल्टीज़ प्रोवाइडेड हैं डाउरी को के रोकथाम के लिए या डाउरी को रोकने के लिए, किस किस तरह के चीज़ों को ऑफेंस माना गया है और उसका क्या पेनल्टीज़ है, इसके ऊपर में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सेक्शन 3 से लेके आपका सेक्शन 3 में पनिशमेंट है, सेक्शन 4 में पनिशमेंट है, 4A में है और सेक्शन 6 में पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। अब किस सर्कमस्टांसेस में ये पनिशमेंट है उसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 जो जैसा कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया, गिविंग और टेकिंग डाउरी या अबेटमेंट टू गिव द डाउरी और अबेटमेंट टू टेक द डाउरी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो अबेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को उकसा रहे हैं या फिर उसको ऐसे बात बोल रहे हैं कि मतलब उसको बेसिकली उकसाने का या फिर उसको असिस्ट करने का वो पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए, तो उसको अबेटमेंट बोलते हैं। अबेटमेंट ये आपका ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 107 ऑनवर्ड्स इन आईपीसी। तो अबेटमेंट के बारे में आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं आईपीसी में अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर अबेट किया गया है, अगर उसको असिस्ट किया गया है या फिर उसको उकसाया गया है कि तुम डाउरी दो या लो, तो वैसे कंडीशन में उस आदमी को भी पनिशेबल माना गया है सेक्शन 3 के अंदर। गिव्स और टेक्स डाउरी और अबेट्स इट। ओके, इसका पनिशमेंट आपका है 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000 और अमाउंट ऑफ डाउरी। यहाँ पे बात किया गया है 5 years एंड फाइन। इसका मतलब ये है कि इम्प्रिजनमेंट की प्रोविज़न भी दी हुई है, प्रावधान भी दिया गया है और ऊपर से फ़ाइन अमाउंट भी दिया गया है। फ़ाइन अमाउंट नॉट लेस देन 15,000 है या फिर अमाउंट ऑफ डाउरी। दोनों ही कंडीशन में जो भी अमाउंट हायर होगा, 15,000 हायर होगा या डाउरी का जो अमाउंट हायर होगा, तो हायर अमाउंट जो होगा वो होगा फ़ाइन अमाउंट। सपोज़ आपका डाउरी अमाउंट यहाँ पे हो गया 20,000, ठीक है, 20,000 डाउरी अमाउंट था, तो यहाँ पे फ़ाइन अमाउंट क्या हो जाएगा 20,000, बिकॉज प्रोविज़न में ऐसा लिखा हुआ है कि हायर अमाउंट जो होगा वही आपका फ़ाइन अमाउंट होगा। अब बात करते हैं गिविंग और टेकिंग डाउरी वाला जो प्रोविज़न है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन आया था, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई कि लेना और देना दोनों को ही अपराध माना गया है हमारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। तो इसका रिपरकशन इसमें अलग अलग होना चाहिए था प्रावधान, और देने वाला तो बहुत कोर्स किया जाता है या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में देता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो डाउरी देना ही उसकी मजबूरी होती है। तो वैसे सर्कमस्टांस में देने वाले के लिए ऐसा क्यों प्रोविज़न बनाया गया है, तो इसके बारे में आप डेलिब्रेशन देखेंगे री इन्फोर्समेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। री इन्फोर्समेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है रेफरेंस केस है। री का मतलब आप बताएंगे हम मुझे कमेंट सेक्शन में कि री का मतलब क्या होता है। इस तरह के केस को हम क्यों लिखते हैं, री से क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डेलिब्रेशन किया है और वेरियस प्रोविजंस के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट एंड रीज़न के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि गिविंग और टेकिंग डाउरी दोनों को ही पनिशेबल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्यों किया गया है और क्यों एसेंशियल है। तो इसके बारे में डेलिब्रेशन करते करते सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि देना भी इसलिए अपराध माना जाता है कि अगर कोई देगा नहीं, कोई भी चीज़ को रोकने के लिए जब तक उसका शुरुआत ख़त्म किया जाए, जब तक कोई देने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला भी का भी संख्या कम होते जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में देने वाले को भी अपराधी माना गया है। लेकिन इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन आए हैं और एक रिकमेंडेशन तो ये भी है कि गिविंग और टेकिंग ठीक है, आपने अपराध माना है, पीनलाइज किया है, पर दोनों की सज़ा
सेम नहीं होनी चाहिए। दोनों की सज़ा इसलिए सेम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो मांग रहा है ऑब्वियसली वो ज़्यादा हीनियस क्राइम है और वो ज़्यादा उसने उसका कंट्रीब्यूशन है ये सोशल एविल को करने के लिए। तो इसीलिए गिविंग और टेकिंग अगर आप दोनों को अपराध मानते भी हैं तो भी उस कंडीशन में भी 2 बाइफर्केशन होना चाहिए इसके पनिशमेंट में। तो ये आप अपने सजेशंस में या क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। अब बात करिए सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है कि हुएवर डिमांड्स, ठीक है, कोई भी जो आदमी डिमांड करता है, अब डिमांड किससे करेगा, या तो फैमिली वाले से, पेरेंट ऑफ द ब्राइड से, या फिर इवन इनफैक्ट इस कंडीशन में इस सेक्शन 4 में दिया हुआ है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि केवल लड़का वाला जो है वो पनिश्ड होगा। इवन अगर आपको कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बनता है, कोई ऐसा ऑब्वियसली ये बहुत ही, अगर देखा जाए समाज का परिस्थिति, तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि लड़की वाले दहेज मांगेंगे लड़के से, लेकिन यहाँ पे ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों के बारे में बताया गया है। एक स्पेसिफिक कुछ ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ ब्राइड वाले से ही अगर जो है दूल्हा अगर या उसके पेरेंट्स अगर डिमांड करते हैं तो वो पनिशेबल है। तो ये यहाँ पे डिमांड की बात की गई है। डिमांड कोई भी कर सकता है, दूसरे फैमिली से कर सकता है, तो वो पनिश्ड होगा अगर कोई भी डिमांड करता है डाउरी का, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। डायरेक्टली तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली का कहना मतलब डायरेक्टली उसने कह दिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं शादी करूँगा। इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ों से, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी का दूसरे सर्कमस्टांस बना के कि आपको ये ज़रूरत है और ये अगर आपका ज़रूरत नहीं पूरा हुआ तो इस सर्कमस्टांस में आप शादी नहीं कर सकते हैं, इस तरह का किसी तरह का चीज़ दिया बोला जाए जो डायरेक्टली नहीं डाउरी को डिमांड करता है बट इनडायरेक्ट वेज में उसको डिमांड किया जाए, तो दोनों ही पनिशेबल होगा आपका सेक्शन 4 में। इसका पनिशमेंट देखिए आपका 6 मंथ्स है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए। यहाँ भी एंड है, इसका मतलब कि फ़ाइन अमाउंट भी है और फ़ाइन अमाउंट है 10,000 रुपीज़। 6 मंथ से कम की सज़ा भी दी जा सकती है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ये डिस्क्रिशन लेफ्ट किया गया है, ये दिस इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर सूटेबल कंडीशन है तो 6 महीने से कम की सज़ा भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 4A की। सेक्शन 4A जो है एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करता है। कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट जिसमें लड़के वाले या लड़की वाले की तरफ से इस तरह का कोई बात कहा गया है कि वो कोई कंसिड्रेशन उसने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात की है या फिर कोई ऐसा कंसिड्रेशन जो मैरिज में वो देगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी इस तरह का एडवर्टीज़मेंट या तो पेपर में या न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल्स में किसी तरह का कोई एडवर्टीज़मेंट इस तरह का हो जिसमें डाउरी से रिलेटेड ये बात कहा गया है कि ये डाउरी अगर कोई उसके लड़के या उसकी लड़की से शादी करेगा तो ये जो है दहेज का अमाउंट वो डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह की अगर बात एडवर्टीज़मेंट के थ्रू अगर फैलाई गई है तो वो पनिशेबल है। ठीक है, उसका सज़ा आपका 6 मंथ्स है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए। और यहाँ पे है और का मतलब या तो उसको सज़ा मिलेगी या तो उसको फ़ाइन मिलेगी। फ़ाइन अमाउंट आपका 15,000 रुपीज़ है और इसमें और लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे भी एंड है, सेक्शन 3 में एंड है, सेक्शन 4 में भी एंड है, यहाँ पे और है। तो और का मतलब होता है या तो आपको सज़ा मिलेगी या तो आपको फ़ाइन मिलेगा, और अथवा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। सेक्शन 6 में ये बात कही गई है कि मान लीजिए कि कोई लेडी है, उसका डेथ हो जाता है, उसका जो अमाउंट है डाउरी का अमाउंट वो किस आफ्टर हर डेथ वो डिवॉल्व किससे हो जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वाइफ है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है, जो डाउरी अमाउंट है, वो ये कहा गया है उसके डेथ से पहले की बात करें, अगर उसको कोई भी तरह का डाउरी अमाउंट मिला है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, व्हेन शी इज़ अलाइव। अभी हम बात करें जब वो जिंदा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज या बिफोर मैरिज, ठीक है, उसको जब भी ये कोई डाउरी अमाउंट मिला है फ्रॉम वेरेवर, फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली, फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली, तो उसको 3 महीने के अंदर, अगर वो उसके पास है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और के पास है वो डाउरी अमाउंट, तो वो 3 महीने के अंदर
वो जो भी प्रेजेंट बाय वे ऑफ प्रेजेंट है या फिर जो भी उसको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिला है फ्रॉम द ब्राइड और ब्राइडग्रूम्स फैमिली, वो 3 महीने के अंदर उस तक पहुंच जाना चाहिए जिसके पास भी है। ठीक है, अगर वो शादी के बाद मिला है तो शादी के समय से मतलब जो 3 महीने का रेसिट, मतलब जब उसको बताया गया है कि जिसके पास भी वो सामान है उसको 3 महीने के अंदर वो दे दे। अगर ऐसा नहीं करता है वो कोई, तो फिर उसके लिए सज़ा है 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल की सज़ा के लिए, या फिर फ़ाइन अमाउंट है 5000 रुपीज़, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज़ की। ये तो था कि एट द व्हेन शी इज़ अलाइव, व्हेन शी डाइज़, तो उसका डिवॉल्यूशन कैसे होगा ये अमाउंट का। तो सेक्शन 6 में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 तरीके से डेथ हो सकता है। ठीक है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल डेथ हो सकता है, अननेचुरल डेथ हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल डेथ मतलब नॉर्मली अगर किसी इंसान का डेथ हो जाता है, अननेचुरल मतलब वो नेचुरल नहीं है और उसका जो डेथ का सर्कमस्टांसेस था वो बहुत ही मतलब ऐसे अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है, जो नॉर्मल कंडीशन में, वैसे कंडीशन में उस तरीके से डेथ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नेचुरल डेथ है तब तो फिर उसके वुमेन के एयर को मिलेगा, जो कि आपके सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करता है। ठीक है, अगर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करता है। लेकिन अननेचुरल डेथ है और विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज है। ठीक है, विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज है, तो फिर उसका जो एयर होगा वो एयर कौन कौन होगा। विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज अगर है और अननेचुरल डेथ है, ठीक है, तो उसका एयर है उसका चिल्ड्रन, अगर उसके पास बच्चा है तो फिर चिल्ड्रन को जाएगा वो प्रॉपर्टी। अगर बच्चा नहीं है तो पेरेंट्स को डिवॉल्व करेगा। अगर बच्चा छोटा है तो इन ट्रस्ट, ठीक है, किसी और को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, वो बच्चों के लिए प्रॉपर्टी को मतलब देखभाल उसकी करेंगे। तो ये आपका सेक्शन 6 में है। अब ये बात देखिए कि इसमें दिया हुआ है चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी जाएगा या फिर ट्रस्टी पेरेंट को प्रॉपर्टी जाएगा, ये ओनली इन द कंडीशन कि अननेचुरल डेथ है और 7 ईयर्स है इसका, 7 ईयर्स मैरिज के 7 ईयर्स के विदिन अगर उसका डेथ होता है। अगर नेचुरल डेथ है तो अगेन जो है सेक्शन 15 के अनुसार उसके हस्बैंड के एयर को मतलब हस्बैंड को जाएगा, एंड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन जो है वो क्लास 1 एयर माने जाते हैं सेक्शन 15 में, तो उस हिसाब से डिवॉल्व होगा प्रॉपर्टी। तब इसका ये क्रिटिसिज्म है कि नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, इसको बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जनरली विदिन द सर्कमफेरेंस ऑफ द हाउस होता है। तो घर के अंदर की बात को सर्कमस्टांशियल एविडेंस से उतना प्रूव कर पाना कि ये अननेचुरल डेथ था कि नेचुरल डेथ, ये बहुत ही बताना मुश्किल है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसा देखा गया है, ऐसा मतलब मानना है एक्सपर्ट्स का कि कई बार क्या होता है कि परपरेटर्स ऑफ द क्राइम, जिन्होंने एक्चुअली क्राइम किया है डाउरी से रिलेटेड, उनको ही डाउरी का अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि उसके एयर में उसका हस्बैंड है। अगर बस उसने ये प्रूव कर दिया कि ये नेचुरल डेथ है और 7 ईयर्स के विदिन अगर मैरिज नहीं है, तब तो नेचुरल अननेचुरल डजेंट मैटर। ठीक है, अगर 7 ईयर्स के विदिन है तब तो अननेचुरल डेथ मैटर करता है। अगर 7 ईयर्स के बाद का है तब तो एयर उसका हस्बैंड और चिल्ड्रन ही होगा। तो इस कंडीशन में नेचुरल है कि अननेचुरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। और सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे प्रूव नहीं हो पाएंगे, तब इन फैक्ट जिसने क्राइम किया है उसको ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। तो ये एक अनदर क्रिटिसिज्म है आपका सेक्शन 6 का। तो ये आप हमने देखा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक आपका पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविज़न। अगर आपको पेनल्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन 6 भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 6 में भी कुछ पेनल्टीज़ की बात की गई है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ विथ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी एक्ट पढ़नी है। थैंक यू।